तो ये फील्ड कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने कैलकुलेट क्या कर लिया था इसमें, सो वी वर एबल टू कैलकुलेट दिस ई जेड विच वॉज ई नॉट साइन एम पाई बाई ए इंटू एक्स इंटू साइन एन पाई बाई बी इंटू वाई इंटू ई टू द पावर माइनस जे बीटा बार जेड ए जेड क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नाम भी रखे थे। दिस वॉज योर स्टैंडिंग वेव, along x एक्सिस, ये आपका था स्टैंडिंग वेव along x axis, along y axis, and finally this was your traveling wave along the guided axis, traveling wave along guided axis। तो कभी कभी इस guided axis को longitudinal axis भी बोलते हैं, along the guided axis, ठीक है, z। तो guided axis कौन सी थी, z हम लोगों ने मान के चला। So these things we have already calculated. Now the remaining parameters we have to calculate. For that we will go for this matrix. So what was the matrix? Very simple way to remember the matrix is write ex ey, opposite of that hy hx equal to, wait for the parameter of this particular section there. Since E has written in the first row, so you will write Ez Ez. H is written in the second row, so you will write Hz Hz. You will differentiate this with respect to x, then with respect to y. Why? Because there you are already following the sequence of x followed by y. There also you will first of all differentiate with respect to y, then with respect to x. Why so? Because you are following the pattern of yx there. फिर मैंने आपको बताया था जो एक्सट्रीम एंड्स आपको दिख रहे होते हैं वहाँ पे आप क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखो आप टीएम मोड की अगर बात कर रहे हैं, सो इन टीएम मोड ऑलरेडी योर एचजेड कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू बी जीरो। वाई? बिकॉज यू वांट ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, विच मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड शुड नॉट हैव एनी कॉम्पोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट वेव प्रोपगेशन और इन द डायरेक्शन ऑफ गाइडेड एक्सिस, विच मीन्स एचजेड शुड बी जीरो। तो अगर एचजेड जीरो हो गया तो जो ये पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट आपको दिख रहा है ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो एंड दिस ऑल्सो बिकम्स जीरो। तो ये दोनों जीरो हो गए, तो इनको मैं जीरो से रिप्लेस कर देता हूँ आपके लिए ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान रहे, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया लिखना कैसे है, लिखने के बाद इनकी वैल्यू निकालिए और इनको जीरो से यहीं पे रिप्लेस कर दो, दीज आर जीरो जीरो, फाइन। इसके एलिमेंट्स पे लिखना मैंने आपको सिखाया था, जे बीटा बार अपॉन एच स्क्वायर, डायगोनली ऑल्सो जे बीटा बार अपॉन एच स्क्वायर। एच क्या है मैंने आपको बता दिया था, एच वॉज द प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द ट्रांसवर्स एक्सिस and this will become j omega upon h square, this also becomes j omega upon h square। अब कहाँ पे म्यू लगाना है, कहाँ पे एप्सिलॉन लगाना है, शायद इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। E के डायगोनल ये दिख रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन, H के डायगोनल ये दिख रहा है, यहाँ पे म्यू, देन फाइनल फर्स्ट रो में माइनस माइनस। याद है सबको ये वाला पॉइंट? सो आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस वेरी क्रूशियल पॉइंट कि ये पूरा मैंने मैट्रिक्स कैसे लिखा हुआ है और मैट्रिक्स के साथ साथ यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट जीरो लिखे ना वो कैसे लिखे। तो चलो देखते हैं एक एक एलिमेंट यहाँ पे कैसे आप लिख सकते हो। Suppose if I have to write the EX, how will you write this EX? EX लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, ये देखिए EX लिखने के लिए इसका है ना और इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। सो यू विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट, सो दिस फर्स्ट एलिमेंट विल बिकम माइनस, फर्स्ट एलिमेंट विल बिकम माइनस जे बीटा बार अपॉन एच स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स। जस्ट ऐसे मैं लिखना बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे। अब उसके बाद अगर आपको ई वाई लिखना है, ई वाई भी आप देखिए कैसे लिख सकते हो। अगेन फॉर द ई वाई व्हाट यू कैन डू, यू कैन मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट थिंग विद दिस। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा आप मल्टीप्लाई करना लास्ट वाले से, ये आपको मिलेगा ई वाई। सो वंस यू वांट टू राइट द ई वाई, हाउ कैन यू राइट द ई वाई? द ई वाई विल बिकम माइनस जे बीटा बार अपॉन एच स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लो। सो आई होप ये बहुत आसान है समझ पाना कि ये दोनों एक्सप्रेशंस कैसे लिखे गए।
जस्ट इस वाले एलिमेंट को एक बार फर्स्ट कॉलम से और एक बार सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, you will immediately get this particular values. Similarly, how to write this hy? So initially you will write minus hy. To write the minus hy किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, for that you have to multiply this and this. So once you multiply these two things, it will become minus j omega, ये माइनस में उधर लेके जाता हूँ, minus j omega एप्सिलॉन अपॉन h स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स. सिमिलरली अब दूसरा वाला भी देख लो कैसे करना है. दूसरे वाले के लिए भी आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाले से, तो फिर से ये j ओमेगा एप्सिलॉन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एक्स एज j ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन h स्क्वायर डेल ई जेड अपॉन डेल वाई. ठीक है, तो मैंने आपको बिना एक्चुअली मगअप कराए या फिर बिना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, आपको मैंने बताया कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हैं. सो वंस यू हैव रिटन ऑल द एक्सप्रेशंस व्हिच इज रिटन हियर, नाउ यू कैन राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ EZ क्योंकि पता था, तो जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट योर EZ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट योर EZ विद रिस्पेक्ट टू y, differentiate your Ez with respect to x, differentiate your Ez with respect to y. This is something which you have to do every time, and once you do that you will be getting all the expressions of hx and hy which is mentioned here. तो एक एक करके इन सारी वैल्यूज को लिखते हैं. ठीक है, तो एक एक करके ये सारी वैल्यूज को मैं एक जगह पे कंपाइल कर देता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ बेटर आइडिया हाउ टू गो अहेड विद दीज वैल्यूज. तो एक एक करके लिखते हैं सारी वैल्यूज. सो फॉर टीएम मोड यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं फॉर टीएम मोड. So everything that you are going to write is for TM mode. तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, you just have to remember the value of EZ. HZ will be 0 in that. Okay, so just you have to write the value of EZ. So this EZ becomes, EZ तो आपके पास already है, E naught sin m pi by a into x into sin चलो यहाँ पे लिखते हैं टीएम मोड की सारी वैल्यूज. So in TM mode your HZ is 0. So EZ becomes E naught sin m pi by a into x into sin n pi by b into y e to the power minus j बीटा बार z. और देखो डायरेक्शन तो आप बाद में लिख ही लोगे, तो डायरेक्शन तो हम बाद में एडजस्ट करेंगे. सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट द EX, सो हाउ टू राइट द EX आपका हो जाएगा माइनस जे बीटा बार. तो ये हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके लिख लिया, जस्ट मैं आपके लिए कंपाइल कर रहा हूँ एक जगह पे. जे बीटा बार अपॉन एच स्क्वायर एन पाई बाई बी इंटू ई नॉट, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं. साइन cos m pi by a into x into sin n pi by b into y into e to the power minus j बीटा बार z. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ई वाई लिखना चाहूँ, सो ई वाई विल बिकम माइनस जे बीटा बार अपॉन एच स्क्वायर. ई वाई में आपका एम पाई बाई ए बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम ई नॉट, दिस रिमेन्स साइन एम पाई बाई ए इंटू एक्स इंटू कॉस एन पाई बाई बी इंटू वाई ई टू द पावर माइनस जे बीटा बार जेड. सिमिलरली आई ऑल्सो हैव टू राइट द एच एक्स एंड एच वाई. तो मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा सारा का सारा, क्योंकि ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये सारा का सारा आपको खुद लिख के लेके आना है. तो एक बार आप मैच भी करा लेना कि आपका एक्सप्रेशन मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी
देखो ये एक्सप्रेशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा कि इन सारे एक्सप्रेशंस को लिखते क्यों हैं या फिर इसके पीछे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। फाइनली जी ओमेगा एप्सिलॉन एच स्क्वायर एम पाई बाई ए इंटू ई नॉट कॉस एम पाई बाई ए इंटू एक्स साइन एन पाई बाई बी इंटू वाई ई टू द पावर माइनस जे बीटा बार जेड। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, जस्ट ये वाला जो एक्सप्रेशन था दिस ई जेड एक्सप्रेशन, तो यहाँ से जस्ट आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना था। यू जस्ट हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे भी जस्ट आपको एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, एंड एवरी वैल्यू यू कैन कैलकुलेट एज इट इज़ रिटन देयर। तो यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये सारी वैल्यूज़ आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते थे एज इट वॉज रिटन देयर। तो एक बार ये सारी की वैल्यूज़ आप चेक कर लीजिए, इफ़ यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम एक्सप्रेशंस इन विच इज़ रिटन देयर। अगर ये सारे एक्सप्रेशंस आपके भी सेम आ रहे हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो कि आपके भी एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं या नहीं। ओके, कि एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन यहाँ पे आना चाहिए, रेस्ट इज फाइन। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। जो हम लोग मोड वगैरह का नाम ले रहे थे या फिर उसके बेसिस पे जो कुछ कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, वो कंक्लूजन्स भी वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो अभी तक आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इन केस ऑफ टी एम मोड यू शुड रिमेंबर द वैल्यू ऑफ दिस ई जेड। ये ई जेड की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ई जेड यू शुड नो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। एक बार ये मैट्रिक्स याद होगा, यू कैन रिलेट ई एक्स ई वाई, यू कैन रिलेट एच वाई एच एक्स, एंड यू जस्ट हैव टू सिंपली डिफरेंशिएट द थिंग। यहाँ पे सिंपली ई जेड पुट करके डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ पे भी ई जेड पुट करके डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करिए। सो जस्ट यू हैव टू डू द डिफरेंशिएशन ओनली वंस यू विल डू द डिफरेंशिएशन एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट विच इज रिटन हियर। तो ये कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ से जो कंक्लूजन्स निकलेंगे ना, ऑल द कंक्लूजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक एक करके सारे कंक्लूजन आपको याद भी रखने। पहला कंक्लूजन अगर आप यहाँ से देखें तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं मोड को। व्हाट इज मोड? तो देखो मोड हम लोग पहले भी डिफाइन करते हुए आ रहे हैं, तो अब जस्ट मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ दैट इट इज योर discrete electromagnetic field patterns, discrete electromagnetic field patterns। ओके, तो जितने भी आपके डिस्क्रीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनेंगे, अब वो कैसे बनेंगे वो यहाँ पे देखने वाली बात है। यहाँ पे जो आप m और n लिख रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ दिस m एंड n, क्योंकि जब आपने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, सो आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन यू आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस m एंड n। तो दोनों ही आपके हमेशा कैसे आ रहे थे, बोथ m एंड n वर बिलोंगिंग टू द इंटीजर। ठीक है, दोनों m और n कैसे आपके बन रहे थे, बोथ वर बिलोंगिंग टू द इंटीजर। तो क्योंकि दोनों ही आपके इंटीजर आ रहे थे इस केस में, सो यू कैन से दैट डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यूज ऑफ m एंड n आई विल बी गेटिंग डिफरेंट फील्ड्स। तो कैसे डिफरेंट फील्ड्स मिलेगी वो भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो पहले एक बार यहाँ तक एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दो कि अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अभी तक मैं सिर्फ वही पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने आपको खुद से करने को दिया था, तो सिर्फ मैंने वही पार्ट डिस्कस करा। इसके बाद का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो एक एक करके बहुत ध्यान से समझिए, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके यहीं से क्रैक होने वाले हैं। ठीक है, चलो चेक करके एक बार बता दो कि अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो। आ गया? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप मोड याद करने की कोशिश करिए। Whenever I used to tell the word mode, what is the first thing that should come in your mind is the electromagnetic field calculation or the electromagnetic field pattern. So you have calculated the values of Ez, Ex, Ey, Hx, Hy and Hz was 0. So you are having total 5 fields. You can draw all these 5 fields one by one inside the waveguide. आप इसको भी प्लॉट कर सकते हैं, इसको भी प्लॉट करिए, इसको भी करिए, इनफैक्ट हम लोग बाद में करेंगे भी। इन सारी फील्ड्स को आप प्लॉट करिए। सो वंस यू विल प्लॉट ऑल द फील्ड्स यू विल गेट टू नो दैट यू आर गेटिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड इनसाइड द वेवगाइड, एंड दैट कॉम्प्लेक्स फील्ड्स नेचर विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ m एंड n। मतलब अगर आपने यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दी, सब में अगर आपने m और n की वैल्यूज 2 पुट कर दी, तो इस फील्ड का पैटर्न कुछ और होगा, इसका पैटर्न कुछ और, इसका पैटर्न, इसका पैटर्न, इसका पैटर्न, तो सबका पैटर्न जो आपको मिलेगा वो डिफरेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने m को 3 रख दिया, n को 4 रख दिया, तो देखो सारे के सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होंगे उनका नेचर कैसा होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, विच मीन्स यू कैन ऑल्सो से दैट देयर प्लॉट इनसाइड द रेक्टेंगुलर वेवगाइड और देयर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द वेवगाइड विल चेंज। So every possible values of m and n might give you a different electromagnetic field pattern,
वाई वी आर कॉलिंग इट एज द डिस्क्रीट, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन आर डिस्क्रीट. एम और एन की वैल्यूज कैसे हैं? डिस्क्रीट. मतलब अगर आप उनकी डिस्क्रीट वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपको हर बार एक नया फील्ड पैटर्न मिलता जाएगा, नए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलते चले जाएंगे, और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को आप बेसिकली क्या बोलना चाहते हो? यू वांट टू कॉल देम अ मोड. तो मोड का बिल्कुल भी कोई डिफरेंट मतलब नहीं है. मोड जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हो वही जो पैटर्न बन के आता है, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज अ मोड. तो कितने लोगों को मोड समझ में आ गया कि हाउ कैन वी कॉल दिस थिंग अ मोड? कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फील्ड्स इज कॉल्ड एज द मोड. डिस्क्रीट वर्ड इसलिए हम लोगों ने यूज किया क्योंकि एम और एन की वैल्यू आपकी कैसी है? डिस्क्रीट. सो मोड इज नथिंग बट अ डिस्क्रीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चलो. तो टीएम के केस में आपने बोला कि अगर मुझे मोड डिफाइन करना होगा, सो कैन आई राइट द सफिक्स एम एंड एन? देख के बताइए, क्या यहाँ पे m और n को सफिक्स लिखा जा सकता है? बिल्कुल इसको सफिक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं. वाई वी आर यूजिंग इट एज अ सफिक्स? बिकॉज यू नो दैट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ m एंड n you will be getting different इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स. ईच पैटर्न कैन बी कॉल्ड एज अ मोड. तो आप यहाँ पे पहले ही बोल रहे थे कि m कैसा होना चाहिए? m शुड बी इंटीजर, n शुड ऑल्सो बी इंटीजर. ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता, समझते रहना यार, बस सुनते रहो मेरी बात ध्यान से, ऐसा लिखता. ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता TM00, which means you are putting the value of m equal to 0 and you are putting the value of n equal to 0. By putting the values of m and n equal to 0, you will get a certain electromagnetic field pattern, which means certain value of Ex, certain value of Ey, certain value of Ez, certain value of Hx, certain value of Hy. So these 5 fields combination will give you a certain electromagnetic field pattern, and that certain pattern can be called as your TM00 mode. ठीक, TM00 mode. Similarly, वॉट दिस विल रिप्रेजेंट, देखो ये थोड़ा सा फील होना चाहिए मैं क्या बता रहा हूँ, है ना. इसकी थोड़ी सी आपको बिहाइंड द सीन फील होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है. अब यहाँ पे आपने लिखा विच मीन्स एवरी टाइम यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एज 0 एंड वैल्यू ऑफ m एज एनी जनरल m. So once you will put the value of n equal to 0 and the value of m as any general m, you will get certain values of electromagnetic field pattern Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, and that particular field pattern is called as your TM-M0 mode. Similarly, what is this? ये भी एक मोड है. तो मोड का मतलब आपको काफ़ी क्लियरली समझ आना चाहिए. समझने के साथ साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ. वेवगाइड के अंदर मैंने जस्ट एक हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन लगाई, उसकी वजह से मुझे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले जिसमें एक्स वाई जेड डायमेंशन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है और एक्स वाई डायमेंशन में मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है. इफ आई कैन कंबाइन समहाउ ऑल द फील्ड पैटर्न्स, वी गेट अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड पैटर्न विच इज कॉल्ड एज अ मोड. वो फील्ड पैटर्न विजुअलाइज कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. हम लोग प्लॉट करेंगे पूरा का पूरा, समझेंगे भी कि मोड बनते कैसे हैं. So that is very important aspect of the waveguide. But as of now, you should understand all these things. So according to you, these are your modes. Now let us try to understand what will be the field distributions once you are going to calculate TM00, TM-M0 और TM0. चलो यहाँ पे m को 0 और n को 0 पुट करते हैं. ठीक है, अगर आपने m को 0 और n को 0 पुट कर दिया तो आप मुझे बताइए क्या आपका Ez बचेगा? ये देखो m को 0 पुट किया साइन 0 0, n को 0 पुट किया साइन 0 0, ये Ez तो हो गया 0. अब आपने m को अगर 0 पुट किया तो m तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ये सबको 0 कर देगा. ये n बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ये भी सबको 0 कर देगा. यहाँ पे n बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ये सबको 0 कर देगा. m बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, सबको 0 कर देता है. तो कैन यू टेल मी, if I choose the value of m as 0 as well as the value of n as 0, will I be getting any field pattern whatsoever inside the waveguide? So we will not get any field pattern inside the waveguide because all the fields are eventually going to be 0. So what you can say that this TM00 mode or this discrete field pattern, is non-existing. Is it okay with everyone? देखो तीन टर्म्स होते हैं. एक होता है नॉन एग्जिस्टिंग, एक होता है नॉन प्रोपगेटिंग, एक होता है इवैनेसेंट. तीनों अलग अलग होते हैं. तीनों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे. 3 वर्ड्स होते हैं इन केस ऑफ वेवगाइड. एक नॉन एग्जिस्टिंग, दूसरा नॉन प्रोपगेटिंग, third is your evanescent. So that we will discuss later on. But as of now, you should understand that TM00 mode or this discrete field pattern is non-existing, or you can say that TM00 mode is non-existing. It is non-existing. ठीक है, समझ आ गया सबको? फाइन. चलो अब यहाँ पे देखिए TM-M0 में देखते हैं. Let me put n equal to 0. So once you put n equal to 0, sin 0 becomes 0. So this term becomes 0 in this case. Now you are putting n equal to 0. तो ये दोनों तो वैसे ही 0 हो गए. और यहाँ पे अगर आपने n 0 डाला
तो ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे लास्ट वाले में n जीरो डाला तो ये भी जीरो होगा, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो this discrete field pattern, this discrete field pattern is also non-existing. Similarly this also you can calculate and you can say that this discrete field pattern, क्योंकि कोई फील्ड बनेगी ही नहीं ना, सारी जीरो हो जा रही, so this discrete field pattern is non-existing. वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इफ एनी रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज ऑपरेटिंग इन TM-MN मोड, व्हाट आर द फील्ड्स विच आर नॉन एग्जिस्टिंग, बहुत क्लियरली वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, नॉन एग्जिस्टिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नॉन प्रोपोगेटिंग, ठीक है। तो नॉन प्रोपोगेटिंग क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट एज ऑफ नाउ यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग। सो देयर आर थ्री मोड्स विच आर नॉन एग्जिस्टिंग इन नेचर। वन इज TM00, which means when m and n become exactly equal to 0. Another one, any one of the m and n parameter becomes equal to 0. In that case the TM-MN mode becomes non-existing, or eventually it does not lead to any discrete field pattern inside the rectangular waveguide. कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके आई अटेम्प्टेड 77 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। यार ये तो देखना पड़ेगा ना कि उसमें से कितने सही हैं आपके और बाकी लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए। आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया बिकॉज I am out of touch from 7 to 8 days with all the routines and all the exams are going on, because my father is not well, so that is why I am not absolutely out of touch with all the things. So once let me know, we'll do a session and we'll try to get that if there is any cutoff or something like that, ठीक है। चलो, तो कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया? समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब मोड थोड़ा सा आपको फील भी होना चाहिए कि मोड का मतलब क्या है, या फिर मोड के थ्रू मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। तो बहुत ही क्लियरली मैं बोल रहा हूँ दैट दीज मोड्स आर नॉन एग्जिस्टिंग मोड्स, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे वेवगाइड के अंदर, कोई भी बात हो जाए, दीज मोड्स विल नेवर एग्जिस्ट इनसाइड। कुछ ऐसे मोड्स होंगे जो एग्जिस्ट तो करेंगे बट दे विल नॉट प्रोपगेट अंडर सर्टेन कंडीशन, सो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा डिस्कशन आपको समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं दैट फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नॉन existing mode inside the waveguide operating in TM mode। तो कौन कौन से मोड्स नॉन एग्जिस्टिंग हैं, ये आपको दिख रहे हैं। सो यू विल से व्हेन m becomes 0 equal to n, when m becomes 0 but n not equal to 0, और m not equal to 0 but n becomes 0, ठीक है। सो दिस इज द मोड विच विल नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स व्हेन ऑपरेटिंग इन TM मोड। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर वर्ड भी ऐड कर देता हूँ यार, इसमें मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगुलर वर्ड भी ऐड कर देता हूँ इनसाइड द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो देखो वेवगाइड बहुत आसान चैप्टर है यार, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ा सा फील भी लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी में भी नहीं फंसना। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच वेवगाइड बिकॉज बिना मैथमेटिक्स के समझा पाना मुश्किल है, और मैथमेटिक्स में जाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो विल हैव अ फेयर बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स, थ्योरी एज वेल एज मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो अब फाइनली देखते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। सेकेंड देखते हैं व्हाट विल हैपन विद दिस TM11। ओके, TM11 देखो एग्जिस्ट कर जाएगा, देखते हैं। सो वंस यू पुट m equal to 1, n equal to 1, so you can calculate all the values, almost all the fields will become non-zero in nature, so you can say that your TM11 field will always exist, will always। अब देखो यहाँ पे भी ना एग्जिस्टिंग मोड बोल रहा हूँ, बाद में मैं समझाऊंगा that this is your existing mode or this discrete field patterns will exist। तो मोड का मतलब डिस्क्रीट फील्ड पैटर्न आपको अपने आप से समझ जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इफ यू वांट द मोड्स टू बी एग्जिस्ट TEMN,
then your m should also be greater than or equal to 1, n should also be greater than or equal to 1. तो ये पूरा का पूरा पैटर्न हमको समझ आया कि अब हम फाइनली इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि व्हाट आर द मोड्स दैट विल बी एग्जिस्टिंग इनसाइड द रेक्टेंगुलर वेवगाइड इफ इट इज ऑपरेटिंग इन टीएम मोड. तो जैसे ये टीएम मोड में ऑपरेट करेगा आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन कौन से मोड्स ऐसे होंगे जिनकी वजह से एक डिस्क्रीट फील्ड पैटर्न एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा. बाकी वो प्रोपोगेट करेगा या नहीं करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस दैट ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस. ठीक है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन दैट TM11 इज एग्जिस्टिंग मोड एंड देयर द वैल्यूज ऑफ m and n शुड बी देयर. अब देखते हैं कि यहाँ पे m और n की वैल्यूज क्या क्या है या फिर इनके बारे में आप क्या क्या कमेंट कर सकते हो. तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. नाउ you know that this is your Ez. Okay, so this Ez becomes E naught sine m pi by a into x into sine n pi by b into y. Okay, e to the power minus j beta bar z. तो जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में लिखा भी था that what was that, it was a standing wave. And what was that? This was also standing wave. Correct. So let us try to plot this thing. Let us try to plot this thing for m equal to 1. Suppose if I put m equal to 1, this parameter becomes sine pi x by a. Similarly, if I put n equal to 1, so this parameter becomes sine pi y by b. ओके, तो देखो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देखना. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है. ये देखो, ठीक है. ये मैंने x और y दोनों को हॉरिजॉन्टल बना दिया. दोनों वैसे होते नहीं, जस्ट समझाने के लिए. दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू a, दिस इज y इक्वल टू 0, दिस इज y इक्वल टू b. ठीक है. अब इनके बीच में ये पैटर्न्स बना के देखते हैं ये बनेगा कैसा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थिंग एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0. एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0 दिस वैल्यू विल रिमेन 0. व्हाट विल हैपन एट एग्जैक्टली x इक्वल टू a. जब x इक्वल टू a पुट करोगे साइन पाई, ये भी 0 आ गया. ठीक है. बीच में अगर कोई मैं एक वैल्यू पुट कर देता हूँ x इक्वल टू a बाई 2, व्हाट विल हैपन एट a बाई 2. एग्जैक्टली एट x इक्वल टू a बाई 2 this becomes sin pi by 2, or you can expect a very highest value at this point. Similarly, at some point x equal to a by 4, this will have 1 by root 2, x equal to 3a by 4. ओके, तो ये मैंने कुछ कुछ वैल्यूज पुट कर दी. 3a by 4 यहाँ पे पुट कर दिया. 3a by 4 भी यहाँ पे पुट करोगे, ये हो जाएगा sin 3 pi by 4 एंड sin 3 pi by 4 will also give you value of root 2. तो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा. देखिए, दिख रहा है आपको. तो अगर मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था, सिंस आई हैव चोजन द वैल्यू ऑफ m as 1. ओके, सिंस आई हैव चोजन द वैल्यू ऑफ m as 1, so between x equal to 0 to x equal to a, you can expect 1/2 cycle of sinusoidal signal between x equal to 0 to x equal to a. तो अगर मैंने m की वैल्यू 1 पुट करा है, which means you are getting 1/2 cycle between the walls of the waveguide which is existing from x equal to 0 to x equal to a. तो जो m की वैल्यूज है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करें, these values are representing the number of half wave cycles along the along the dimensions of the waveguide. तो ये जो m की वैल्यू है इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हाफ वेव साइकिल along x axis. सिमिलरली अगर इसका बना लिया तो इसका भी ऐसे ही बनना चाहिए फॉर श्योर. दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ हाफ वेव साइकिल along y axis. ठीक है. तो m और n की डेफिनेशन समझने में किसी को कोई दिक्कत. अब अगर आप यहाँ पे m की वैल्यू 2 पुट करके बनाना तो देखना इनसे इनके बीच में 2 हाफ वेव साइकिल्स आ जाएंगे. चेक करना, उस केस में a बाई 2 पे 0 को क्रॉस करेगा तो ऐसा कुछ पैटर्न आएगा m इक्वल टू 2 पे. यहाँ पे बनाओगे तो n इक्वल टू 2 पे ऐसा कुछ पैटर्न आएगा. दिस इज n इक्वल टू 1, दिस इज n इक्वल टू 2. ठीक है. अब जैसे इनका मॉड लोगे तो ये वाला पैटर्न आपका स्टैंडिंग वेव पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा. देखो मॉड लेते ही समझ आ रहा है. तो ट्रांसमिशन लाइन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है लगभग, बट अभी उतना डिटेल में नहीं जाते हैं. अभी के लिए क्या करते हैं, सिर्फ m और n को डिफाइन करते हैं. सो इफ आई हैव टू डिफाइन द m एंड n, सो इट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन देम विद दिस कंक्लूजन
that your m is representing number of half wave sinusoidal cycles. Cycles in x axis between 0 to 1. ये बाउंड्री हमेशा फिक्स रहनी चाहिए. Similarly, n is representing the number of half wave sinusoidal cycles in y axis between 0 to b. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो शायद आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गए, और ये बहुत इजीली मैंने पूरा का पूरा बिना मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी के सब कुछ समझाने की कोशिश की. सो आई एम ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड द थ्योरेटिकल पार्ट सो दैट वेवगाइड बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में भी जाने का स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते चीज़ों को, तो दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस होना ना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट फाइन. और सारी चीज़ें अभी तक समझ में आ रही. मोड वगैरह का थोड़ा बहुत फील भी आ गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोड. इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न. ठीक है, सबको ये पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक, देख लो. तो आज की क्लास में अभी तक क्या क्या सीखा मैं आपको बता देता हूँ. वी आर कैलकुलेटिंग द फील्ड पैटर्न्स इन TM मोड. दिस कैलकुलेशन ऑफ EZ वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लासेस. दिस value of the matrix I have already given you in the previous classes. I expected everyone to calculate the values of EX, EY and HY, HX, which hopefully everyone has also calculated, which I have also written it here. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. जस्ट सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में. You will get all the fields as it is, which is written here. After that, I gave you the definition of the mode. What is the meaning of mode? Which means discrete electromagnetic field pattern, and depending upon the different values of m and n, you said there will be some existing and there will be some non-existing modes. अब कौन कौन से propagate करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, that is subjected to the further discussion that we have to do. पर existing non-existing तो आप बता सकते हो. फिर मैंने आपको m और n को डिफाइन करके भी बता दिया, वो भी आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे. नाउ ऑन द सिमिलर बेसिस वी हैव टू डू द कैलकुलेशन for TE mode. Okay, so we also want to do the calculation for TE mode. So first of all, let me define what is your TE mode. In case of TE mode, obviously your EZ has to be 0. Okay, and your HX, HY, EX, EY, they should not be 0. Should not be 0 मतलब ये 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा. बट आपका EZ हमेशा 0 होना चाहिए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मोड. तो अगर यहाँ पे फील्ड पैटर्न्स हम लोग शो करें उसको, तो ये आप लास्ट क्लास में भी करते थे फील्ड पैटर्न. इफ आई हैव टू शो द फील्ड पैटर्न्स, ये देखो H वाले तो हर जगह पे शो कर दिए. दिस विल बी HX, HZ, HY. व्हाट अबाउट E? E वाले अगर आपको शो करने हैं तो आपको सिर्फ यहाँ और यहाँ पे शो करने चाहिए. ठीक है, और वैसे भी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक का मतलब है दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ऑलवेज बी ट्रांसवर्स टू द नेट डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, विच मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the Z डायरेक्शन. सो along the Z डायरेक्शन एनी कॉम्पोनेंट ऑफ Z इज फॉरबिडन और दैट शुड नॉट बी यूज्ड. तो ये हमें ऑलरेडी पता है. ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी देखो फिर से, अगर आपको सारी की सारी फील्ड्स कैलकुलेट करनी है, so it is better to go for the Helmholtz equation. So again we will go for the so we will use this equation which is your Helmholtz equation. So what was that equation? वहाँ पे दो इक्वेशंस आपने लिखी थी. del 2E equal to gamma square E. This was giving you the three different equations, and del 2H was equal to gamma square H. ठीक है, यहाँ से भी आपको इक्वेशंस मिल रही थी. सो आउट ऑफ दोज 5 इक्वेशंस, इन दैट केस आई एम चूजिंग दिस इक्वेशन विच इज del 2HZ इक्वल टू गामा स्क्वायर HZ. ठीक है, ये इक्वेशन फाइनली मैं चूज कर रहा हूँ.
And what is your gamma? Since medium is lossless, so you can write your gamma equal to j omega under root mu epsilon, or you can write it as j beta for lossless medium. For lossless medium, ठीक है. तो ये बाद में हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे. फिर से देखो del टू एच जेड, और ये आपको दिख रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ. दिस बिकम्स del टू एच जेड इक्वल टू गामा स्क्वायर एच जेड. यू नो दैट योर एच जेड will basically become some function of x, y and z. तो z यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करता था? आपका डायरेक्शन. सो दिस h was representing the direction. Again you will expand it. You will have del 2 hz upon del x square plus del 2 hz upon del y square plus del 2 hz upon del z स्क्वायर. अब देखो इसको मैं गामा की जगह पे अगर पुट कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, सो दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एच जेड इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमने लिखा. अगेन दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो टू सॉल्व दैट you will use this equation hz is equal to x of x, y of y, z of z. क्योंकि ये खुद आपका x y z का फंक्शन था. यहाँ पे आपने माना, कहाँ पे माना? ये आपने माना दैट दिस इज द फंक्शन ऑफ सम x y एंड z. ओके, अगेन यू विल पुट दिस वैल्यू देयर. तो आपको मिलेगा यहाँ से 1/x d2h d2x अपॉन dx स्क्वायर. बिल्कुल वैसा ही है जैसा लास्ट क्लास में किया था. d2y अपॉन dy स्क्वायर 1/z d2z अपॉन dz स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू 0. है ना, ये एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ से ऑब्टेन करा. क्योंकि जैसे आप ये पुट करोगे बाहर यहाँ से yz बाहर आ जाएगा, यहाँ से xz बाहर आ जाएगा, यहाँ से xy बाहर आ जाएगा. तो जब ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा यहाँ पे xyz, इसी xyz से आपको फाइनली डिवाइड करना था. एंड यू विल बी गेटिंग ऑल दिस एक्सप्रेशंस व्हिच इज रिटन. तो लास्ट क्लास में इसको बहुत इलेबोरेट करके समझाया था. अभी बहुत ऑब्वियस हो जाएगा. सेम चीज़ करना है वहाँ पे, सेम चीज़ आपने EZ के साथ किया था. द सेम थिंग हियर यू हैव टू डू विद HZ. फाइन. सो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन? So experimentally we know that along x-axis we will be getting a standing wave. So we will consider this value as minus a square. Along y-axis also we will get a standing wave. तो इसको भी हमने क्या करा? माइनस बी स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया. बट along the z-axis you will be getting what? A traveling wave. तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे गामा बार स्क्वायर. ठीक है, व्हाट इज गामा बार? गामा बार इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट अलोंग द गाइडेड एक्सिस और द प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक अलोंग द गाइडेड एक्सिस. तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने लिखी थी. तो यहाँ से देखो x का सॉल्यूशन आपको क्या मिलता? x वाज कमिंग आउट टू बी सम c1 cos ax plus c2 sin ax. This was your x. What was the solution of y? c3 cos bx plus c4 sin bx. ये आपको यहाँ से मिलेगा. यहाँ से आपको क्या मिलेगा? You will get c5 इक्वल टू e टू द पावर माइनस गामा बार z, c6 e टू द पावर गामा बार z. इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट उसके लिए आप बहुत आसानी से भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक, तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करी. आउट ऑफ दैट लेट मी कंसिडर दिस वैल्यू एज 0 बिकॉज वी विल कंसिडर दैट द लेंथ ऑफ द वेवगाइड इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट. दिस लेंथ, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है ना, ये इन्फिनिटी के आसपास जा रही है पूरी की पूरी. मतलब आपका वहाँ से रिटर्न होकर किसी भी वेव के आने के चांसेस नहीं है. सो दैट इज़ वाई वी आर कंसिडरिंग दिस वैल्यू टू बी 0. और वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि हम जब भी यहाँ पे z की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिले. तो जब भी आप z की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे फाइनाइट वैल्यू तभी मिलेगी जब ये वाला टर्म आपका 110% क्या होगा? 0. सो फाइनली द एक्सप्रेशन ऑफ दिस hz दैट यू आर गेटिंग इट हियर इज hz का जो हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ से लिख पा रहे हैं, देखो क्या क्या एक्सप्रेशन है hz का. इट इज कमिंग आउट टू बी c1 cos ax plus c2 sin ax.
देन C3 cos bx प्लस C4 sin bx एंड फाइनल एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग इज ये बी वाई हो जाएगा ना, यहाँ पे भी एक्स लिख दिया क्या, लेट मी राइट इट एज बी। ठीक है, तो यहाँ पे y लिखो ना, y का फंक्शन है ये। e टू द पावर ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऑब्टेन किया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो सबको क्लियर है कहाँ से आया। अब देखो इसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना, यहाँ तक तो सब कुछ आसान था, बिल्कुल आपका TM मोड जैसा ही था, कुछ भी अलग किया नहीं, बिल्कुल सेम किया। वहाँ पे EZ 0 होता था, ठीक है, HZ 0 होता था, तो EZ के लिए लगा देते थे हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। यहाँ पे EZ 0 था, तो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन किसके लिए हमने लगा दी, वी अप्लाइड इट फॉर HZ। वंस वी अप्लाइड इट फॉर HZ, बिल्कुल सेम तरीके से सिनेरियो बनता चला गया, यहाँ से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अपने आप कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट होने के बाद यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ HZ। नाउ लेट मी टेल यू विद दिस डायग्राम दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ HZ। अब ध्यान से देखना यहाँ पे HZ की डायरेक्शन क्या होगी ना, वो यहाँ पे बहुत इशू आपको समझ में आएगा। चलो ये है HZ की डायरेक्शन, ठीक है, सब लोग कन्विंस होंगे कि दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ HZ। तो अब मुझे बताना, अगर आपको बाउंड्री कंडीशन लगाना है तो क्या आप HZ के लिए बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हो। सो कैन यू टेल मी दैट व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री कंडीशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स। तो आपको देखो ये पता होता है कि एट द कंडक्टर बाउंड्री, अगर आप कंडक्टर बाउंड्री की बात करते हो तो कंडक्टर बाउंड्री पे हमेशा आपका क्या जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बट व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट मी गिव यू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, शायद आप लोगों ने बाउंड्री कंडीशन में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा या फिर आपको याद होगा। ठीक है, कि अगर मैं बाउंड्री कंडीशन की बात करता हूँ, तो देखो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आपको पता होता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट इन वन मीडियम इक्वल टू टेंजेंशियल कंपोनेंट इन मीडियम टू। बट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट इन मीडियम वन माइनस टेंजेंशियल कंपोनेंट इन मीडियम टू इक्वल टू AN12 क्रॉस के। ये देखिए, जब भी कंडक्टर की बात होती है, सो इनसाइड द कंडक्टर यू कैन ऑलवेज से दैट योर टेंजेंशियल 2 विल बिकम जीरो। ओके, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो, ये भी आपका जीरो हो गया। तो ये जो आप बाउंड्री कंडीशन लगाते हो ना, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन एट द बाउंड्री इटसेल्फ, एट बाउंड्री। ये बाउंड्री कंडीशन आप कहाँ पे लगाते हैं, कहीं पे थोड़ी लगा दोगे, ये तो बिल्कुल सरफेस की बात होती है कि बिल्कुल बाउंड्री पे आप क्या क्या बोल रहे हो। तो आप बोलना चाहते हो एग्जैक्टली एट द बाउंड्री योर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0, and this is saying that exactly at the boundary tangential component of the magnetic field will somehow relate itself with the surface current density। तो यहाँ पे जो k cap आपको दिख रहा है ना, this is actually representing your surface current density, surface current density। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मेरे कहने का ये है कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये HZ अगर यहाँ पे जाएगा तो HZ यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है ये सरफेस करंट के साथ एक पर्टिकुलर इक्वेशन बना रहा हो और वैल्यू आपको जीरो ना दे कंडक्टर के भी सरफेस पे। यहाँ पे जाके आपका HZ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जाके HZ जीरो होगा, यहाँ पे जाके जीरो होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वाई वी कैन नॉट गारंटी दिस थिंग, बिकॉज वी आर सेइंग दैट even if the tangential component on the surface of the magnetic field is zero, but this particular tangential component will be converted into some form of current। तो ये जीरो नहीं होगा, बल्कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी कि जब आप इस HZ को बाउंड्री पे लेके जाओगे ना, तो यही HZ आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ एक करंट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके सरफेस पे एक करंट भी फ्लो करती रहती है। तो ये एक अलग डिस्कशन है खैर बात का, बट अभी के लिए आप ये समझो कि यू कैन नॉट अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन डायरेक्टली विद H। तो H के लिए तो बाउंड्री कंडीशन लगा नहीं सकते, तो अगला मुद्दा बताइए क्या कर सकते हैं। अगर आप HZ पे बाउंड्री कंडीशन नहीं लगा सकते हो तो आपको करना क्या चाहिए, बोलो, एनी सजेशंस, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड। अगर हम लोग इस HZ को इस बाउंड्री पे ले आके ये नहीं बोल सकते कि ये जीरो हो जाएगा,
बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि एच जेड जाने के बाद किसी करंट में कन्वर्ट हो सकता है। इस एच जेड को आप ऊपर लेके जाओगे, सो दिस समहाउ माइट बी कन्वर्टेड इनटू अ करंट। इसको आप इधर लेके जाओगे, सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू करंट। इसको नीचे लेके जाओगे, तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ करंट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम एच जेड के बारे में श्योर नहीं वेदर इट विल बी जीरो ऑन द कंडक्टिंग सरफेस और नॉट। So what are the options left with us? So this is your left wall. X equal to A means this is your right wall. So these are left and right walls. करंट में कैसे कन्वर्ट होता है ना, उसको भी बाद में बताऊंगा मैं, ये करंट में कन्वर्ट होता क्यों है या फिर कैसे होगा। अभी के लिए बस ऐसा सुन लो कि ऐसा कुछ होता है। वो हम लोग जब फील्ड पैटर्न बनाएंगे ना, तो उसको डिराइव भी करेंगे एक एक्सप्रेशन उसका। y इक्वल टू 0 बॉटम वॉल एंड y इक्वल टू b टॉप वॉल। ठीक है, तो अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हो एज ऑफ नाउ। अभी ठीक है, एक सेकंड, अभी चेक करना, इज इट फाइन। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जहाँ से बफर हुआ था। तो सो व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इज, हाँ चला गया, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था यार। व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यूज दैट since we are not sure what will be the tangential component of the magnetic field on the surface itself, उसके बारे में नहीं पता है कि वो जीरो होगा या करंट में कन्वर्ट होगा। तो मैंने बोला कि बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि असल में जो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आप देख रहे हो ना, अगर ये बाउंड्री पे जाएगा तो ये बाउंड्री पे अकेला नहीं रहेगा, रादर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ करंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये आप एच जेड ऊपर लेके जाओगे ना, तो ये एच जेड आपका एक सरफेस करंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये बाद में जो हम लोग फील्ड बनाना सीखेंगे ना, तो वहाँ पे प्रूफ भी करेंगे, इसका एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। हालांकि उसको याद नहीं रखेंगे, बट बहुत आसान होगा एक्सप्रेशन निकालना, वो भी बाउंड्री कंडीशन इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फॉर्मूला देख रहे हो ना, तो सेम फॉर्मूले से वहाँ पे हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगा के की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे कि कितनी आनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ फाइनली कि अगर एच जेड के लिए बाउंड्री कंडीशन नहीं लगा सकते, या फिर एच जेड के लिए पता नहीं है कि सरफेस पे वैल्यू होगी कितनी, तो असल में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अगेन गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टार्ट अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई डाउट है ही नहीं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा मिल जाए इस डायरेक्शन में, अगर कोई मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे दे विच इज ई वाई, सो विल इट बी टेंजेंशियल टू दिस सर्फेस एंड दिस सर्फेस। देखो ई वाई अगर हम लोग ले लें, सो इज इट नॉट टेंजेंशियल टू एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए। देखिए अगर कोई मुझे ये बता दे कि व्हाट इज माई एच एक्स, सॉरी व्हाट इज माई ई एक्स, अगर मुझे ई एक्स पता चल जाए फिर तो बाउंड्री कंडीशन लगाना बहुत आसान है, क्योंकि ई एक्स ऊपर वाले सरफेस पे भी टेंजेंशियल होगा, नीचे वाले पे भी टेंजेंशियल होगा। सो व्हाट वी आर एक्चुअली मॉडिफाइंग इन दिस केस दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वी आर इंटरेस्टेड इन द बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहाँ से, फिर से मैट्रिक्स के पास चले जाओ। एच जेड तो आपके पास लिखा ही हुआ है, यहाँ से चलते हैं मैट्रिक्स के पास। तो ये रही मैट्रिक्स, तो फटाफट लिखना शुरू करो मैट्रिक्स आप लोग भी ना। मैट्रिक्स लिखने वाला काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ई एक्स ई वाई एच वाई एच एक्स। तो 2-3-4 बार आप लिखोगे ना, सो इट इज़ वेरी सिमेट्रिकल, यू विल इमीडिएटली रिमेंबर दिस मैट्रिक्स एंड यू विल नेवर फॉरगेट ऑल्सो। जे बीटा बार अपॉन एच स्क्वायर, जे बीटा बार अपॉन एच स्क्वायर, जे ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर, जे ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर, ई के डायगोनल एप्सिलॉन, म्यू के डायगोनल म्यू, इन दोनों पे लगा दिया माइनस। एक्सट्रीम एंड्स पे माइनस लगाने होते हैं, उसकी हमें आदत पड़ चुकी है। ये दोनों ई जेड के रिस्पेक्ट में होंगे, लेट मी पुट इट एज 0। दिस विल बिकम डेल एच जेड अपॉन डेल वाई, दिस विल बिकम डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स एंड लेट मी पुट माइनस साइन हियर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका मैट्रिक्स का एक कन्वर्जन आना चाहिए। वाई आई हैव रिटन दिस थिंग एज 0 बिकॉज दिस विल रिप्रेजेंट योर डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स। मतलब ई जेड अगर 0 है तो ये भी 0 होगा। वाई आई हैव रिटन दिस थिंग एज 0 बिकॉज डेल ई जेड अपॉन डेल वाई विल बिकम 0। ई जेड अगर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। ये इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, इसको आसानी से हम लोग
आप फिगर आउट कर सकते हैं। ओके, तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब देखना, यहाँ से जस्ट मैं ना ई एक्स और एच वाई निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी डू नॉट वांट टू कैलकुलेट बिकॉज इनिशियली वी वांट टू कैलकुलेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 C2 C3 ये हम निकालना चाहते हैं। तो ई एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से कैसे निकलेगी। ई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट। जब इनका प्रोडक्ट लोगे तो मिलेगा माइनस जी ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर। यू विल गेट दिस थिंग एज ई एक्स इक्वल टू माइनस जी ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर, ये तो हमें पता चल गया। सेकेंडली डेल एच जेड अपॉन डेल वाई। फिर से अगर आपको ई वाई कैलकुलेट करना है, फिर से आप क्या करोगे, किसका किसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे आप, यू विल टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अगेन दिस थिंग विद दिस थिंग, इन दोनों का लोगे, फिर से ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा जे ओमेगा म्यू एच स्क्वायर, ई वाई जो आपको मिलेगा इट विल बिकम, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स। पहले ये देख लो यार, फिर आगे हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ये तो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। चलो, ये तो हमें पता चल गया कि असल में यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करनी है। नाउ व्हाट विल बी द ई एक्स कॉम्पोनेंट। अब ई एक्स के लिए देखो टेंजेंशियल वो कहाँ कहाँ पे होगा, बस ये चेक करके मुझे बता दो। देखो ये था ई एक्स, सो विल ई एक्स बी टेंजेंशियल टू वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू ए, है ना, दोनों पे टेंजेंशियल होगा, दोनों पे लगा देते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहले मैं ई एक्स को पिक कर लेता हूँ, देखते हैं व्हाट इज ई एक्स। सो ई एक्स वॉज एक्चुअली माइनस जी ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल वाई, जो भी है। नाउ वी कैन से दैट दिस ई एक्स will become 0 where at x equal to a. At y equal to 0 ex becomes 0. अगर आपका ex 0 हो रहा है, it suggests that your del hz upon del y will become 0. अब देखो del hz upon del y जब आप करोगे तो डायरेक्ट यहीं से जजमेंट लेना। देखो जब आप इसको del hz upon del y करेंगे, सो इन दैट केस this will not be affected because it is the function of x, only this particular expression will be affected. तो जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट इट एज c3 cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में, ऐसे ही तो कुछ होने वाला। तो ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन मैं आपके लिए लिखता हूँ, c3 cos by था। सो आफ्टर द डिफरेंशिएशन दिस बिकम्स c3 sin by and minus b प्लस c4 cos by इंटू बी, या फिर b पहले लिख लो, अगर यहाँ पे थोड़ा गैप लेके इसको पहले लिख लेते हैं। दिस हैज टू बी 0 वेयर एग्जैक्टली एट y इक्वल टू 0। तो देखो जब आप इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ओके, तो देखो जब आप यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करोगे, जैसे ही आपने यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करा, कैन यू टेल मी विच ऑफ दिस फैक्टर्स विल ऑलवेज बी 0। तो ये तो हमेशा ही 0 हो जाएगा, है ना, चेक कर लो। देखो जैसे आप इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दिस फैक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। सो विच ऑफ दिस फॉलोइंग फैक्टर्स नीड्स टू बी प्रेजेंट देयर वंस यू वांट टू कैलकुलेट। इसमें कुछ उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ठीक लिखा है ना, C1 C2 C3 C4 C5, ये तो ठीक लिखा हम लोगों ने। एंड डिफ्रेंशिएशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, है ना, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो देखो जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम देयर वी गेट टू नो दैट दिस C4 हैज़ टू बी 0 टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, वही पुराना कंडीशन जो पहले लगा रहे थे, बाय द सेम थिंग। तो आप बोल सकते थे C4 यहाँ से मुझे मिलना चाहिए था 0। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सिमिलरली व्हाट हैपेंस एट y इक्वल टू b। सपोज इफ आई पुट y इक्वल टू b, ओके, तो y इक्वल टू b पे भी आपका ex क्या होना चाहिए, 0। व्हाट विल बी ex बेसिकली सजेस्ट del hz अपॉन del y, दिस शुड बी इक्वल टू 0।
अगर इसकी वैल्यू आपको 0 करनी है देन अगेन यू विल बी गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन, C4 तो 0 हो चुका है, सो यू विल गेट माइनस बी C3 साइन बी वाई at y equal to b. This should be equal to 0, and if it is becoming 0, so can you tell me what will be the value of y? So this by should come out to be n pi, or the y should come out to be n pi by, या फिर okay, so this capital B comes out to be n pi by b, and what will be the value of n? This n belongs to integer. तो दो वैल्यूज तो अपनी कैलकुलेट हुई, एक तो यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेट हुई वो आपका कैलकुलेट हो गया दैट C4 हैज़ टू बी इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे ये तो हम लोगों ने y के लिए कैलकुलेट किया. बाय द सिमिलर लॉजिक कैन यू कैलकुलेट फॉर दिस EY? तो चलो EY के लिए सिमिलरली करते हैं. व्हाट विल बी EY? देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है बट डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफिकल्ट. हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, चीज़ें थोड़ा सा आपको बैक एंड से देखनी पड़ रही है ना, बट कॉपी पे करोगे तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. del hz upon del x, so this becomes del hz upon del x. अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ जाएगा. what happens with EY? EY will be 0 at x equal to 0 and at x equal to a. इन दोनों पॉइंट्स पे 0 होगा. चाहो तो आप डायग्राम में भी चेक करके देख सकते हो यार. ये देखिए डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो EY की बात चले तो EY will be 0 on this wall which is x equal to 0, and this EY will also be 0 on this wall which is your x equal to a. तो इन दोनों वॉल्स पे आपका EY की वैल्यू 0 आनी चाहिए. पुट करते हैं, EY के बारे में भी देखते हैं. तो EY अगर आपको निकालना है which means del hz has to be differentiated with respect to x. तो अगर x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं so we will get C1 a sin ax प्लस C2 b cos ax. अब ये जो आपका वैल्यू आ रहा है ना, इस वैल्यू को आपको एक बार x इक्वल टू 0 पे 0 करना है और एक बार y इक्वल टू 0 पे 0 करना है. तो देखते हैं दोनों को 0 पुट करके आंसर कैलकुलेट करते हैं. वंस यू पुट x इक्वल टू 0, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, सो दिस विल बी सजेस्टिंग दैट C2 हैज़ टू बी 0. Once the C2 becomes 0, then you will say that minus C1 into a sin ax has to be 0 at x equal to a. तो यहाँ से आपके कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी m pi by a. ठीक है. तो ये इतने डिस्कशन के बाद कम से कम आपको ये समझ आया कि अब मेरा कैपिटल A मुझे पता है, C2 C4 इनके बारे में जानकारी हमें डायरेक्टली है. तो देखो यहाँ पे क्या क्या 0 हो गया. C2 became 0, C4 became 0. तो C2 और C4 को आपने 0 कर दिया. नाउ फाइनली यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर HZ. अब देखो इतनी मेहनत के बाद HZ जाके मिला और वो भी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है. इट इज़ कमिंग आउट टू बी C1 C3 C5, जो लास्ट केस में आपका C2 C4 C5 आ रहा था, इंटू कॉस m pi by a इंटू x इंटू साइन n pi by b इंटू वाई ई टू दी पावर माइनस गामा बार जेड. ये मिला आपको यार. वेक्टर लिखना है तो वेक्टर लिख लो. समझ आ गया ना. देखो डेरिवेशन जैसा कि मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है बट डिफिकल्ट नहीं है. ऐसा नहीं बोल सकते कि समझ नहीं सकते, मतलब थोड़ा सा जस्ट मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनको आप थोड़ा केयरफुली अप्लाई कर सकते हैं. फाइन. तो ये आपको यहाँ पे हम लोगों ने लिखा HZ की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गई. सो सिंस यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ HZ, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अगेन फॉर EX, EY, HX, HY. अगेन दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कैलकुलेट ऑन योर ओन. इसको कैलकुलेट करके लाना, इस पर भी कंक्लूजन लेंगे. फिर उसके बाद दोनों मोड्स के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस इज इट इन दिस सेशन. आज सेकेंड हाफ वाली क्लास नहीं है. मोस्ट प्रॉब्ली बाई टुमारो, इफ एवरीथिंग गोज फाइन, वी शुड बी कंडक्टिंग द 2 hours classes frequently. Maybe on Saturday Sunday also we will try to cover 2 hours of classes to compensate the classes which has not been happened. तो सैटरडे संडे भी कोशिश करेंगे कि अगर 2-2 घंटे की क्लासेस लग पाती
सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दैट ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ ये पूरा का पूरा डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। तो आप देखो कितना सिंपल डिस्कशन था। लेट मी वंस गिव यू अगेन द समरी ऑफ द दिस TM मोड। देखो, now you want to do the field calculation in TE mode. So once you want to do the field calculation in TE mode, your Ez will become 0. Just you have to apply the Helmholtz equation for Hz. Once you apply the Helmholtz condition for Hz, ये Hz जैसे ही आपको मिलेगा, you can very easily solve this expression for the lossless medium. So for the lossless medium, you have solved this expression and ultimately you are getting the value of Hz like that. बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बाउंड्री कंडीशन Hz के लिए लगाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि करंट के बारे में पता नहीं था, या फिर ये फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे जाके करंट में कन्वर्ट हो जा रही थी। सो वी कैन नॉट पुट दिस वैल्यू ऑफ Hz इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू b. So with the help of this Hz and with the help of this matrix, what did we do? We actually calculated this Ex and Ey, and smartly what did we do? That instead of differentiating the complete expression, we only figure it out what are the functions of y. तो जो भी function of y थे उनको हम लोगों ने differentiate करा, वहाँ से हमें C4 और B की वैल्यू मिल गई। जो function of x था उसको differentiate किया तो वहाँ से C2 और A की वैल्यू मिल गई। We again took all the values and put it there, तो हमें Hz मिल गया। So since we already know the value of Hz, we have the matrix with us, तो मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जस्ट उसमें पुट करना, ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी। तो सारी मैट्रिक्स की वैल्यूज में इसको पुट करना, प्रॉपर डिफरेंशिएशन करना, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आप चेक करना दैट इन दिस केस वेदर दिस डिस्क्रीट फील्ड पैटर्न इज एग्जिस्टिंग, दिस डिस्क्रीट फील्ड पैटर्न इज एग्जिस्टिंग, दिस डिस्क्रीट फील्ड पैटर्न इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो ये आपको चेक करके लाना है कि ये जो डिस्क्रीट फील्ड पैटर्न से ये एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। अगर ये डिस्क्रीट फील्ड पैटर्न से एग्जिस्ट कर गए देन ऑब्वियसली दीज मोड्स विल ऑल्सो बी एग्जिस्टिंग। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड बोल रहा हूँ एग्जिस्टिंग। कोई भी एग्जिस्टिंग मोड प्रोपोगेट करता है या नहीं करता, दैट इज सब्जेक्टेड टू द केसेस दैट वी हैव टू स्टडी फर्दर। तो वही हमें आगे देखना है कि एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग क्या होते हैं और कौन कौन से एग्जिस्टिंग मोड्स प्रोपोगेट कर सकते हैं अंडर व्हाट कंडीशंस। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, चलो हाँ ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन समझ आया। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.